बीए पार्ट प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। पूर्व में हमने महाकवि भास का नाटक स्वप्न वासव दत्तम जो 6 अंकों का है, उसके अंक के अनुसार कथा वस्तु का अध्ययन कर रहे थे और पूर्व जो वीडियो है उसमें हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक की कथा वस्तु हमने पढ़ी हैं, समझी हैं और उसका वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाया भी गया है। अब हम वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम इस नाटक के चतुर्थ अंक की कथा वस्तु के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकवि भास के स्वप्न वासव दत्तम अंकानुसार कथा वस्तु में हम चौथा जो अंक है, चतुर्थ अंक, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। चतुर्थ अंक, इसके विषय में हम इसकी कथा वस्तु के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रवेशक में विदूषक सूचना देता है कि उदयन का विवाह पद्मावती से हो गया। चौथे अंक में विदूषक सूचना देता है कि पद्मावती का विवाह उदयन से हो गया और बहुत अधिक भोजन करने के कारण उसे अजीर्ण हो गया। बहुत अत्यधिक खुशी हुई तो अच्छे पकवान खाए विदूषक ने अच्छे पकवान खाने के चक्कर में उन्होंने अपना पेट खराब कर लिया, अजीर्ण हो गया और अतः वह कुछ परेशान है विदूषक। उसी समय एक दासी उसे आकर महाराज उदयन के विषय में पूछती है कि उन्होंने स्नान कर लिया है या नहीं। यदि स्नान कर लिया है तो वह उनके लिए पूजन की सामग्री की व्यवस्था कर दे। दासी और विदूषक का वार्तालाप हास्य रस को उत्पन्न करता है। इसके पश्चात पद्मावती और वासवदत्ता और एक चेटी प्रमद वन में पहुंचते हैं और वहां शेफालिका के गुच्छों को देखकर प्रसन्नता होती है। उसी समय राजा और विदूषक भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पद्मावती वासवदत्ता के कारण अपने पति से नहीं मिलती और माधवी लता मंडप में चली जाती है। राजा और विदूषक कुछ देर उद्यान में बैठते हैं, परंतु शरदकालीन धूप की तेजी के कारण माधवी लता मंडप में जाना चाहते हैं। पद्मावती एवं वासवदत्ता उनके अंदर आने से परेशान होती हैं और उसी समय दासी एक लता को हिलाकर भौरों को उड़ा देती है। भ्रमरों का जो झुंड है उसे उड़ा देती है, जिसके कारण विदूषक और राजा मंडप में प्रवेश नहीं कर पाते और बाहर ही शिलापट पर बैठ जाते हैं। उसी समय विदूषक राजा से पूछता है कि उसे पद्मावती और वासवदत्ता में कौन अधिक प्रिय है। अर्थात विदूषक है जो नाटक का एक हास्य प्रधान एक करैक्टर होता है, चरित्र होता है हास्य, जो मनोविनोद करता है अपने आंगिक वाचिक अंगों से, भाव भंगिमाओं से, मतलब वो मनोविनोद करता है और हमेशा हंसाने का काम करता है। इसलिए हास्यपद चरित्र होता है, जिसके कारण से तो वो मजाक करते करते राजा उदयन से ये पूछ बैठता है कि महाराज, आपको पहले वाली वासवदत्ता अधिक अच्छी लगती है या आज की पद्मावती? तो उसी समय
राजा पहले तो बात को टालने का प्रयास करता है, परंतु बाद में विदूषक के बार बार आग्रह करने से वह उसे कहता है कि यद्यपि रूप, शील और माधुर्य आदि गुणों के कारण पद्मावती उसे बहुत अच्छी प्रिय लगती है, परंतु वासवदत्ता में जो मेरा आबद्ध मन है, उस मन को वह अब तक उसने आकृष्ट नहीं किया है, अर्थात अपनी ओर मेरे मन को, मेरे हृदय को आकर्षित नहीं कर पाई है पद्मावती। परंतु वासवदत्ता में आबद्ध उसके मन को वह आज तक आकर्षित नहीं कर सकी, और माधवीलता मंडप में बैठी हुई वासवदत्ता मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करती है, और फिर वही प्रश्न राजा विदूषक से करता है। कहता है कि विदूषक पद्मावती के गुणों की प्रशंसा करता हुआ अप्रत्यक्ष रूप से वासवदत्ता के उस गुण की ओर संकेत करता है। वह सुस्वादु एवं स्निग्ध भोजन के लिए उसे ढूंढा करती थी। इस परिहास वार्ता से राजा को वासवदत्ता की स्मृति हो उठती है और वह रोने लगता है। राजा को स्मृति याद होने के कारण से वह रोने लग जाता है, और विदूषक उसके मुंह धोने के लिए जल लेने के लिए जाता है, और उसी समय अवसर पाकर पद्मावती और वासवदत्ता माधवीलता मंडप से चुपचाप वहाँ से निकल जाती हैं, और फिर पद्मावती लौटकर उदयन को सांत्वना देने के लिए उसके पास जाती है। उधर विदूषक भी अब कमलिनी के पत्ते में जल भरकर लेकर आता है, और पद्मावती के कारण पूछने पर कहता है कि पुष्प के पराग आँख में गिर जाने से महाराज की आंखों में आंसू आ गए, अतः आप इस जल से महाराज का मुंह धुला दीजिए। वह मगधराज के महाराज के मिलने का बहाना बनाकर उदयन को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। ये चतुर्थ अंक की कथा वस्तु है, अर्थात इसमें मुख्य बात तो यही है कि प्रमद वन में वो विदूषक और उदयन बैठे रहते हैं, लेकिन विदूषक बड़ा चंचल होता है, वो मजाक भी करता है। राजा उदयन से पूछता है कि महाराज पहले की वासवदत्ता आज महारानी थी, वो अच्छी लगती है या आपको आज की पद्मावती? लेकिन उन्होंने चतुर्थ अंक में एक ही बात कही है कि रूप, शील और माधुर्य से तो पद्मावती बहुत ही प्रिय है मुझे, किंतु जिस प्रकार जो मेरा हृदय आज तक वासवदत्ता ने मेरे को आकर्षित कर रखा है, उस हृदय को वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई है। बस इतनी सी बात है। ये बात वो विदूषक को बतलाता है, और ये दोनों बातें वासवदत्ता और पद्मावती पास में प्रमद वन में ही छुप कर के ये बातें संवाद को सुनते हैं, तो दोनों ही बड़े अपने आप में सौभाग्य मानते हैं कि वासवदत्ता के बारे में भी बतलाया और पद्मावती के विषय में भी। और विदूषक से ये पूछता है कि तुम्हें कौन सी पसंद प्रिय है महारानी? तो वो कहता है कि मुझे तो जो मेरे चारों ओर चक्कर काटती थी, अच्छे पकवान बना करके खिलाती थी, और मुझे तो पद्मावती ज़्यादा प्रिय है, ऐसा वो कहते हैं। तो ये बात चतुर्थ अंक में कथा वस्तु में वर्णित है। तो इस प्रकार जैसे ही वो प्रमद वन में दूसरी ओर चलते हैं, तो जो चेटी है वो एक पुष्प गुच्छे को हिला देती है, जिसके कारण से पराग राजा की आंखों में गिर जाता है, और आंखें बंद होते ही दोनों सखियां हैं वहाँ से प्रमद वन से निकल जाती हैं। प्रमद वन से बाहर निकलने के बाद राजा आंखें बंद रहती हैं, विदूषक उनके लिए जल लेने जाता है, और जल लेकर के उनकी आंखों को धुलाता है, और आंखों को धुलवाने के बाद में तब उनको आंख से दिखाई देता है, तब तक दोनों सखियां वहाँ से निकल जाती है। अर्थात कवि ने इतने अच्छे तरीके से दोनों सखियों को प्रमद वन से बाहर कर दिया है। किस तरह से टहनी हिलाना, भ्रमरों के आक्रमण करना, और फिर बहाना बनाना कि भाई राजा की आंखों में आंसू तो और किसी कारण से आए थे, वासवदत्ता की याद में उनके आंखों में आंसू आए थे, किंतु पराग का बहाना लेकर के पराग के कण आंखों में गिर जाते हैं, जिसके कारण से उनके आंखों में आंसू आ गए हैं। ये कारण नहीं बताया कि मैंने वासवदत्ता की मुझे याद आ गई थी,
नहीं तो पद्मावती दुखी हो जाती। इसलिए कवि ने, भास ने बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते मतलब धीरे धीरे मतलब इस नाटक को ऐसा कथानक को मतलब परिवर्तन कर दिया है कि वास्तव में इसीलिए भास को नाटककारों का भी नाटककार महाकवि कहा जाता है। तो महाकवि भास हैं, वो इस प्रकार उन्होंने चौथे अंक में अपनी कथा वस्तु ये बतलाई। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है चौथे अंक का। शेष नेक्स्ट बार। थैंक यू, धन्यवाद।